Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हमें बात करनी है बैंक रिकंसिलिएशन में होने वाली कॉमनली नोन मिस्टेक्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हेडिंग से शुरू करते हैं। बिजनेस का नाम सपोज कर लेते हैं, हमारे पास है ज़ील ट्रेडर्स। जो स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं उसके बाद उस स्टेटमेंट का नाम हम लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग देने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि देखिए, ये एक जनरली सी बात समझी जाती है स्टूडेंट्स के दरमियान कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर महीने के एंड पर बनाई जाती है। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट हर महीने के एंड पर बनाई जाए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मली बनाई जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो महीने के एंड पर ही बनाई जाएगी, उससे पहले नहीं बनाई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी भी उस वक्त बनाई जा सकती है कि जब मैनेजमेंट को ज़रूरत हो। जब भी मैनेजमेंट को ज़रूरत होगी कि वो अपने रिकॉर्ड को बैंक के रिकॉर्ड के साथ मैच करवाए, तो उस पर्पस के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ज़रूरी नहीं है कि हर महीने के आखिर में बनाई जाए। तो इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। इसी चीज़ को देखते हुए अक्सर बच्चे हेडिंग क्या देते हैं, यही बात ज़हन में होती है कि हर महीने के एंड पर स्टेटमेंट बनाई जाती है, इसीलिए बच्चे यहाँ पर लिखते हैं फॉर द month ended, let's suppose January 31st 2019। देखें, ये एक स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये जर्नल नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डेट वाइज रिकॉर्ड आपके पास नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर हेडिंग तो आएगी कि जिस डेट पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जा रही है उस डेट की हेडिंग तो आएगी, लेकिन ये हेडिंग देना जो है वो सरासर क्या है, गलत है। ये गलत क्यों है? गलत इस वजह से है क्योंकि फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग के पीछे एक कंप्लीट लॉजिक होती है। इसके पीछे टाइम पीरियड प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और टाइम पीरियड प्रिंसिपल का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस हेडिंग का यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि पूरे महीने का जो डेटा है वो यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो असल मतलब है वो क्या है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन सी डेट पर बनाई जा रही है, किस डेट पर बनाई जा रही है। ठीक है, डेटा बेशक आपके पास 5 दिन का हो, 15 डेज का हो, 20 डेज का हो या पूरे मंथ का हो, लेकिन यहाँ पर जो डेट आएगी वो डेट आएगी कि जिस डेट पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जा रही है। तो इस हेडिंग को अगर हम देखें कॉन्टेक्चुअली तो इसके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट निकलते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे, लेकिन इस तरह से हेडिंग नहीं देंगे। करेक्ट हेडिंग हम किस तरह से देंगे, यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे, मिसाल के तौर पर जनवरी 31 को बनाई जा रही है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे जनवरी 31 2019, दैट्स इट, बस। फॉर द मंथ एंडेड की हेडिंग यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके मीनिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो आपको ख्याल रखना है इस चीज का कि ये जो मैंने व्हाइट से लिखा है ये बिल्कुल आपके पास सही है, और ये मैंने क्रॉस दिया है, इस तरह से हेडिंग आप नहीं देंगे। ठीक है, अब इसके फॉर्मेट पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर अक्सर औकात बच्चे एक मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पर वो लिख देते हैं डेट। ठीक है, देखिए अगेन ये बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल बात है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको डेट वाइज रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ये जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है। तो यहाँ पर डेट बिल्कुल भी आप नहीं लिखेंगे, इसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप अपने रिकॉर्ड को बैंक के रिकॉर्ड के साथ मिलाते हैं। आपका रिकॉर्ड आपको कहां से मिलता है, कैश बुक के बैंक कॉलम से। तो हम इस तरह से लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। वो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चाहे तो आप यहां पर ट्रांजैक्शन का सीरियल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग देने का तरीका है, ये आपकी फॉर्मेटिंग है। चाहे तो आप कॉलम बना लें, जरूरी नहीं है कॉलम बनाना।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं मिसाल के तौर पर बैलेंसेस, हमें बैलेंसेस गिवन है तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा बैलेंसेस, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है लेट्स सपोज 11,100 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें गिवन है 10,000 रुपीज, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ट्रांजैक्शन नंबर 2, यहाँ पर आपको बताया गया कि अनक्लियर्ड चेक्स की जो अमाउंट है वो है लेट्स सपोज अनक्लियर्ड चेक्स अमाउंटेड टू ₹3,000, ठीक है। मैं एक साथ बताऊंगा। नंबर 3 में आपको बताया गया कि अनप्रेजेंटेड चेक्स की जो अमाउंट है, इस वक्त हम टॉपिक पे डिस्कस नहीं कर रहे, इसीलिए आपको पता है कि कौन सी अमाउंट लेस होती है और कौन सी अमाउंट ऐड होती है, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक की जो अमाउंट है वो है 2,000। अब देखिएगा यहाँ पर बात सुनिएगा और से, बहुत कॉमन मिस्टेक ये बच्चों से होती है कि यहाँ पर आपने एग्जामिनर को बताया नहीं है कि ये अनक्लियर्ड चेक जो है वो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है। बेशक आपका बैलेंस टैली आ जाए, ठीक है, लेकिन एज एन एग्जामिनर मुझे तो नहीं पता कि आपने 3,000 को क्या ट्रीट किया है, ठीक है, ऐड किया है या लेस किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने कहीं से देखकर जो है वो इसको कॉपी कर लिया हो, लेकिन आपको लॉजिक नहीं पता हो कि इस 3,000 का या इस 2,000 का करना क्या है। तो अक्सर औकात बच्चे ना तो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि इसको आपने ऐड किया है या लेस किया है, ना तो यहाँ पर साइन देकर मेंशन करते हैं कि आपने इसको ऐड किया है या लेस किया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी क्रिएट हो जाती है कि आया कि इसको क्या ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो ये एक डाउट क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए याद रखें, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि भाई अनक्लियर्ड चेक्स हमारे पास ऐड होते हैं और अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे पास लेस होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर साइन भी लगा दें तो ज्यादा बेहतर है, ताकि एक एक चीज जो है वो क्लियर हो जाए। अक्सर औकात ये देखने में आया है कि बच्चों का आंसर यहाँ पर सही आता है, लेकिन एज एन एग्जामिनर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उसने एक पर्टिकुलर टाइटल जो है वो उसको ऐड किया है या उसको लेस किया है, ठीक है। हमें तो आपको बताना है, कॉपी आपकी बोलनी चाहिए कि आपने जो है वो इस पर्टिकुलर टाइटल को ट्रीटमेंट जो है वो क्या दी है, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि साइट पर मेंशन कर दें और इसके साथ आप साइंस भी लगा दें ताकि क्लियरली मेंशन हो जाए कि किस टाइटल को आपने ऐड किया और किसको आपने लेस किया, ठीक है। हम स्टेटमेंट पूरी बना देते ताकि इसके बाद जो बैलेंस इसका एडजस्टेड बैलेंस आता है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। लेट्स सपोज सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस की अमाउंट हमारे पास है 100, ठीक है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, बताना है कि आपने इसको क्या किया है, लेस किया है, और यहां पर लिख दें लेस, ठीक है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे इस तरह से, जब हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो यहां पर आपके पास बैलेंस आएगा 11,000, ठीक है, और यहां पर भी बैलेंस आपके पास क्या आ जाएगा 11,000, ठीक है। अब इस बैलेंस के आगे आपको क्या लिखना है, ये बात गौर से देख लीजिएगा। ये जो बैलेंसेस हैं इनको हम कहते हैं एडजस्टेड बैलेंसेस, ठीक है। अक्सर औकात बच्चे यहाँ पर क्या लिखते हैं, एडजस्टेड के बजाय अक्सर औकात ये बात देखने में आई है कि वर्ड करेक्टेड लिखा होता है, ठीक है। करेक्टेड बैलेंस ऑफ रिकंसिलिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। हम यहाँ पर जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें हम एडजस्टेड बैलेंसेस लिखते हैं, क्योंकि हम अपने बैलेंसेस को बैंक बैलेंसेस के साथ जो है वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कैप्शन आपके पास आएगा, करेक्ट कैप्शन, वो क्या होगा, एडजस्टेड बैलेंसेस, ठीक है। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। इसकी ग्रेडिंग प्लान पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से पता हो, जब आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको किन बातों का ख्याल रखना है। तो ग्रेडिंग प्लान देख लेते हैं इसका। अगेन ये पॉसिबल ग्रेडिंग प्लान है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज इसमें आपकी जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो 6 आती हैं, ठीक है। तो 1.5 ईच रख लेते हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आपके पास हो जाएंगे 9 मार्क्स, ठीक है। 9 मार्क्स आपके हो जाएंगे आइटम्स के, ठीक है। अगर ये 6 आइटम्स हैं और हर आइटम का 1.5 मार्क्स है तो 9 मार्क्स आपके इसके हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो हेडिंग है उसके मार्क्स रख लेते हैं 1.5। इसमें आप देख सकते हैं कि ये दो आपके अनएडजस्टेड बैलेंसेस हैं, ठीक है, बिफोर एडजस्टमेंट, और ये दोनों आपके एडजस्टेड बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो अनएडजस्टेड बैलेंसेस, इसका हम 1 नंबर रख लेते हैं, और इसी के साथ साथ जो आप एडजस्टेड बैलेंसेस निकाल कर बताएंगे
उसका भी हम एक नंबर रख लेते हैं, ठीक है। 9, 10, 11, 12 एंड 12.5। तो अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 12.5 मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। हर चीज़ की अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है, किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हेडिंग भी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसेस भी इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से एडजस्टेड बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉसिबल जो है वो ग्रेडिंग प्लान था। अगर सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछी जाती है आपसे तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि हेडिंग भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, बैलेंसेस भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और हर आइटम भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके मैक्सिमम जो है वो मार्क्स आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास दूसरी रिक्वायरमेंट भी आती है कि जिसका नाम होता है एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्रीज में हम क्या करते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है कि हम अपने कैश बुक के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ठीक है। उसको अपडेट करने के लिए हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं। तो उसमें की जाने वाली कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि वो नॉर्मली जनरल बनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ करेक्शन ऑफ एरर एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।